नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनके 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज हमने जून एक्सपायरी कर दी है और कल से हम जुलाई की जो मंथली सीरीज़ है उसमें एंटर करने जा रहे हैं। आज जो जून की एक्सपायरी दी है उसे भी सलामी अच्छे से दी है और कहीं ना कहीं जो पुट कॉल रेशियो है साथियों वो काफ़ी अंडर वैल्यू था। मतलब लोग बाग शॉर्ट ज़्यादा थे, लॉन्ग कम थे, जो FII हैं वो भी, तो इसीलिए एक शॉर्ट कवरिंग तो बनती थी। ये शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिली है। उससे पहले हम कल जो है जुलाई सीरीज़ में एंटर करने जा रहे हैं और जुलाई सीरीज़ में तेज़ी का ही माहौल देखने के लिए मिलेगा क्योंकि 25,500 पे निफ्टी आ गई है। एक स्यापा अलग से खड़ा हो गया है चाइना और ताइवान का, वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उससे पहले जान लेते हैं हम सोने का। तो सोना सुस्त बना हुआ है, 97,400 पर बना हुआ है। बात करें चांदी की तो चांदी 1,06,400 पर बनी हुई है, सुस्त कारोबार कर रही है। रुपया बेहतरीन अपने आप को मजबूत बनाए रखा है, 85 रुपये 80 पैसे पर आ गया है। जो हमारा रुपया 87 रुपये पर पहुँच गया था वो 85 पे आ गया। मतलब रुपया हमारा स्ट्रेंथ हुआ है, मजबूत हुआ है। बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल सारे देशों में शांति छाने से कहीं ना कहीं इजराइल ईरान का जो युद्ध था या इजराइल हमास का जो था, इन दो देशों के जो तनाव थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने धमका के शांत करा दिए। तो जो क्रूड ऑयल है वो $65 प्रति बैरल पे बना हुआ है। अब बात करें डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स अपने 3 साल के निचले स्तर पे आ गया है, 97 रुपये पे बना हुआ है। जो बास्केट ऑफ करेंसी है उसमें डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना हमारे रुपये को मजबूती प्रदान करता है। अगर आप ये देखोगे कि यार FII ने तो कल मार्च बेचा है, आप माल बेचा नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, शॉर्ट थे। अब उन्हें अब आप अगर इंडेक्स वाइज देखोगे तो उन्होंने ख़रीदा है, ना कि बेचा है। अब हम बात करें कि हमने जो जून सीरीज की जो एक्सपायरी ख़त्म की है, आज देखो क्या है। एक तो जून सीरीज की एक्सपायरी थी और एक आज मंथ जो अपना वीकली बैंकिंग एक्सपायरी थी। तो आज बैंकों की एक्सपायरी थी, उसको आपके जो HDFC बैंक है, इन बैंकों ने सहारा दिया। तो ये ब्रेक मतलब एक तरफा रनअप देखने के लिए मिला। पहले तो निफ्टी लीड कर रहा था मतलब तेज़ी को, लेकिन फिर जो है जो बैंक निफ्टी है उसने भी लीड करना चालू कर दिया। जैसे ही HDFC अपना लाइफ हाई पे पहुंचा तो उसने लीड करना चालू कर दिया। जो तुम्हारा मतलब 2 महीने की जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका की, वो काफ़ी नीचे आ गई है। उससे उसके नीचे आने से डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है और हमारा रुपया मजबूत हुआ है। देखो अब वो समय नहीं रहा साथियों कि जो शॉर्ट करके पैसा कमाओगे। अब जो समय है वो लॉन्ग करके पैसा कमाने का है। मतलब अब हमारे सामने जो इवेंट बड़े बड़े इवेंट खड़े हैं ना, वो इवेंट है तुम्हारे जो रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट सेशन चालू हो जाएगा, अब से रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे और आज जो है GDP का जो क्वार्टरली GDP है उसका आंकड़ा आने वाला है, वो देखने के लिए मिलेगा कैसा आता है। बात करें डाउजोन की तो डाउजोन कल जो है 100 अंक टूट के बंद हुआ और कहीं मतलब इतना कोई उथल पुथल नहीं, मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला डाउजोन में। कौन से सेक्टर में आपको पैसा बन सकता है? देखो साथियों, फाइनल जो डिसीजन है वो तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लेना है, लेकिन कहाँ आप देख सकते हो वो मैं आपको बता सकता हूँ। NBFC, बैंक, PSU या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो बिजनेस है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ऐसे बिजनेसेस को आप देखा जा सकता है। या टेक्सटाइल से रिलेटेड है। जर्नली इन बिजनेसों में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ग्लोबली जो संकेत हैं वो अब शांत होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो जितने बड़े बड़े फैक्टर थे ना, उन फैक्टरों में कहीं भी ऐसा कोई सेंटिमेंट अभी नज़र नहीं आ रहा जिससे आपके बाज़ार में गिरावट की कोई वजह दिखे। और बीच में अगर डोनाल्ड ट्रंप आके कोई कुछ बोल दें तो वो एक अलग बात है। अगर बात करें कल्पतरू IPO की तो कल्पतरू IPO तीसरे दिन है आज, तो 35% भरा है। और अगर बात करें तुम्हारा संभव स्टील एंड पाइप की तो 65% वो भर गया है। IPO में लगाना कि नहीं लगाना बहुत विचार करके ही लगाना, क्योंकि अभी एक इंफ्रा सोल्यूशन करके IPO आया था, वो 28% टूटा। ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। आदमी लगा तो देता, IPO में आधे रह जाते पैसे, पता भी नहीं चलता। अब आज क्या कि मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी के चलते जो FII शॉर्ट थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग करी और शॉर्ट कवरिंग का ही लेकिन नतीजा मिला कि पूरे बाजार आपको लाइफ हाई पर जाकर नतीजा लाइफ हाई। अब बात करें SBI की तो SBI 25,000 करोड़ रुपये जुटाना चाह रही है। तो कहीं अब ये आज नहीं तो कल इसकी हालांकि डेट आ जाएगी। अब बात करें नेस्ले की तो नेस्ले बोनस शेयर देने पे विचार कर रही है। अपने बोनस शेयर आ सकते हैं इनके पहली बार ही
18 साल के आसपास अब ये बोनस शेयर दे रही है। ये इसके लिए बहुत अच्छी खबर है। बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया को जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम राहत देने के ऊपर विचार कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन क्रूड ऑयल का गिरना पूरे ऑल ओवर जो ग्लोबल रिलेटेड मार्केट में सेंटीमेंट है वो सुधार दिया। चाहे तुम्हारा IOCL है, BPCL है, HPCL है, जिन कंपनियों को क्रूड ऑयल से डायरेक्ट इफेक्ट होता है, वे कंपनियां आज आपको बढ़िया 5% के रन के साथ देखने के लिए मिली। अगर बात करें तुम्हारा जो एशियन पेंट है या ग्रासिम है या इंडिगो एयरलाइंस है, मतलब जिसको आप इंडिगो ग्लोब एलिवेशन के नाम से जानते हो, वो इंडिगो की ही कंपनी है। तो इन कंपनियों को डायरेक्ट क्रूड ऑयल से लेना देना होता है। अब जिन जहाँ के एयर स्पेस बंद थे ना, वे एयर स्पेस भी खोल दिए गए हैं। उन एयर स्पेस को खोलने के चलते पूरी जो इंडिगो या टाटा की जो कंपनी है, तुम्हारा एयर इंडिया या जितनी भी आकाशा एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, सभी को उड़ाने फिर से सुचारू रूप से चल गई हैं। जो मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के चलते एयर स्पेस बंद कर दिया गया था इजराइल, ईरान का, और उसके सटे हुए सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ओमान, इन सभी के एयर स्पेस खोल दिए गए। सब फिर से सुचारू रूप से संचालन होने लग रहा है। तो उससे कहीं भी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि जो माहौल बिगड़ता नज़र आ रहा है। अब जो है ना FII की शॉर्ट कवरिंग आज, और दूसरा क्रूड ऑयल का शांति से बना रहना, ये सबसे बड़ा की फैक्टर रहा जो बाज़ार को अच्छा मूवमेंट प्रदान किया। चीन ने भारत को दिया जाना वाला जो स्पेशल फर्टिलाइज़र है ना, उसके ऊपर रोक लगा दी है, और भारत की जो निर्भरता है उसमें लगभग 90% है। मतलब भारत की जो कंपनियां हैं वो उस फर्टिलाइज़र के ऊपर 90% निर्भर हैं। अगर वो फर्टिलाइज़र नहीं आए तो हम लोग जो दवाइयाँ मतलब हम लोग जो सब्जियां खाते हैं, उन सब्जियों को उगाने के लिए जो बीमारियों से रोकथाम के लिए दवाई लगती है ना, वो दवाई नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो दवाई वो बन रही है ना, उस दवाई में जो फर्टिलाइज़र लग रहा है ना, स्पेशल फर्टिलाइज़र, वो स्पेशल फर्टिलाइज़र जो कंपनियां हैं ना वो खरीद रही हैं किससे? चीन से, और चीन ने उस पर रोक लगा दिया। पहले तो चीन ने रियल अर्थ मटेरियल्स पर रोक लगाई थी अमेरिका के। एक्चुअल में क्या चीन का सीधा सा कहना है, चीन ना पहले तो इस लेवल पे अपनी फील्डिंग जमाता है कि सामने वाले आदमी को मजबूर कर देता है ना, इतने चीप रेंज में माल फेंक देता है। फिर दूसरा, जब आप आदी बन जाते हो तो फिर वो एकदम से रोक लगा देता है और आपको कहीं भी इस चीज़ पे डील करने लायक नहीं छोड़ता। हालांकि भारत के पास में ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं, लेकिन जब तक वो करेंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। देखो, जैसे अभी वर्तमान में जो ग्लोबल घटनाएं घट रही हैं ना, उसमें आप एक चीज़ मानो, तुम्हारा श्रीलंका में हम्बल टोटा बंदरगाह है, उस पर कहीं ना कहीं चाइना का एक कब्जा हो गया है, 99 साल की लीज पे ले लिया। इधर पाकिस्तान के अंदर जो उनका ग्वादर पोर्ट है उसे अपने कब्जे में ले लिया है चाइना ने, 2 ठिकाने बना लिए। उस तरफ साउथ चाइना सी में अगर कोई भी जहाज़ जाता है ना, या मतलब अगर किसी को उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान जाना है ना, तो उसे पहले साउथ को मतलब दक्षिण चीन सागर से निकल के जाना पड़ेगा। भले वो हिंद महासागर से होकर जाएगा, और फिर जो है तुम्हारा स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो तो फारस की खाड़ी में है, जहाँ से हमारा जो एनर्जी से रिलेटेड या पेट्रोल से क्रूड ऑयल आता है। लेकिन स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो तुम्हारा म्यांमार के नीचे, हमारे जो अंडमान के नीचे से होकर जो जाता है ना, इंडोनेशिया और म्यांमार के बीच से जो रास्ता निकलता है उसको स्टेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, मलक्का ऑफ स्टेट्स है। तो जितने भी जहाज़ जाते हैं, अभी चाइना ने अभी क्या किया, जो ताइवान है ना, ताइवान के ऊपर जहाज़ घुमा दिए, ताइवान के अपने चारों तरफ ले जाकर अपने युद्धपोत खड़े कर दिए, अपने फाइटर जेट खड़े कर दिए। तो उसको देख करके अभी जो नाटो का एक बयान आया था ना, नाटो के चीफ का, कि हमें ये क्या करेगा, रूस को बोलेगा कि आप किसी भी एक यूरोप के देश पर हमला कर दो। तो रूस किसी यूरोप के देश पर हमला कर देगा तो जितने भी नाटो के देश है ना, ये पूरे के पूरे रूस के साथ उलझ जाएंगे। तो इतनी देर में ये चाइना जो है ना ताइवान को कब्जा लेगा, ऐसा नाटो के चीफ की तरफ से बयान दिया गया। तो उनने बोला कि सभी लोग तैयार रहो। पहले एक बार आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई सभी जो देश है ना नाटो के 32 देश
ये सभी अपनी जीडीपी का 5% जो है इस पर खर्च करो, डिफेंस पे, क्योंकि पूरा का पूरा 100% आप मेरे पे बर्डन डाल दिए, मतलब अमेरिका के ऊपर ही बर्डन डाल दियो। आप ना अपनी जेब से तो कुछ खर्च ही नहीं कर रहे। तो बोला मैं इसी तरह से रहा तो मैं ना नाटो से बैकआउट हो जाऊंगा, मैं नाटो में रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपने तो पूरे की पूरी मेरे ऊपर ही बर्डन डाल दिया। तो फिर सभी देशों ने इकट्ठे हुए और इन्होंने डिसीजन लिया, 32 के 32 देशों ने, 31 ने, तो एक तो अमेरिका है, कि हम अपनी जीडीपी का 3% डिफेंस पर खर्च करेंगे। और डिफेंस पर खर्च करेंगे तो सीधी सी बात है कि जब वो हथियार खरीदेंगे या हथियार जो फाइटर जेट खरीदेंगे जो नाटो के बेड़े में शामिल होगा, वो रूस से तो खरीदेंगे नहीं, वे किससे खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस से खरीद लेंगे। तो अमेरिका सीधा व्यापारी आदमी है, तो जब ये खरीदेंगे तो वो अमेरिका की जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं उनको ऑर्डर देंगे कि भाई इतना हमें, इतना 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 इतना। तो अमेरिका, देखो डोनाल्ड ट्रंप है सीधा बिजनेसमैन, उसने दिमाग लगाया है कि यार ये नाटो के नाम पे पूरा का पूरा जो बजट है वो हम खर्च कर रहे हैं, ये इनकी सुरक्षा हम करें, कमाए खाएं ये। उन्होंने बोला नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको 5% के आसपास अपना बजट जो रखना पड़ेगा, तभी हम आपकी सुरक्षा की गारंटी ले पाएंगे। पहले तो इन्होंने एक बार को मना भी कर दिया था जो देश है नाटो के, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन अब ठीक है कर दिया। अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जापान ने एक अभी मिसाइल लॉन्च की है, मिसाइल की टेस्टिंग करी है, जिससे जो समुद्री जहाज है ना उसको मार के गिराया जा सके। हालांकि जापान की जो सुरक्षा की गारंटी है वो अमेरिका ने ले रखी है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई भी हमला होता है या कोई बात होती है तो अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। ये आपने देखा होगा किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है ना उत्तर कोरिया वाला, वो पगला करता क्या है, वो अमेरिका को मारने की धमकी थोड़ी देता है ना, वो तुम्हारा एक तो नॉर्थ कोरिया और एक तुम्हारा जापान, इन दो आदमियों को मारने की धमकी देता है। अब जो नॉर्थ कोरिया है उसको भी किसने गारंटी दे रखी है? अमेरिका ने। और जापान की भी गारंटी किसने ले रखी है? अमेरिका ने। जब नागासाकी में और हिरोशिमा में बम गिराया था अमेरिका ने, उसके बाद से अमेरिका ने इन दोनों देशों की सुरक्षा की गारंटी ले ली थी, ठीक है। और जब उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये दोनों अलग अलग हुए, मतलब साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया जब दोनों अलग अलग हुए तो हुआ क्या कि उसकी गारंटी जो होंडाई कंपनी अपनी है या सैमसंग कंपनी है, ये साउथ कोरिया से आती है, तो इसकी गारंटी किसने ले ली? अमेरिका ने। और नॉर्थ कोरिया अपना किम जोंग उन, तो ये इन दोनों को मारने की धमकी देता है, बोला मैं इन दोनों पे परमाणु बम गिरा दूंगा, मैं इन दोनों को मार देता हूँ। ये प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है कहीं भी अमेरिका को झुकाने के लिए। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अभी ICBO, मतलब एक अमेरिका की कंपनी है, उस सीक्रेट एजेंसी है, उसने ये अनुमान जताया है कि पाकिस्तान जो है ना वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, जिससे जिस तरह से अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने मतलब बम्बर का इस्तेमाल किया, और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को टॉर्चर करता है, अगर भविष्य में कभी पाकिस्तान के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस चीज़ को पाकिस्तान काउंटर करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है या उसके ऊपर काम कर रहा है। अब इसमें कितनी सत्यता है वो तो नहीं है, पर इसमें चाइना का इंटरनली सपोर्ट है, ऐसा जो एजेंसी ने बताया है कि चाइना अंदर से सपोर्ट कर रहा है अंदरूनी, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान ने कई बार अपने जो सुरक्षा के मायने हैं उनमें ये बोल चुका है कि मैं भारत को काउंटर करने के लिए अपनी जो मिसाइलें हैं उन्हें डेवलप कर रहा हूँ, ना कि अमेरिका या किसी अन्य देश के लिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे दोगले देश पे विश्वास करना ठीक नहीं है। पाकिस्तान दोगला है, वो अपनी बातों पर एक रोटी दो बोटी में बुक सकता है। जिसने ये बोल दिया था मैं इजराइल के ऊपर परमाणु बम से हमला कर दूंगा, वही पाकिस्तान एक रोटी दो बोटी खा के आया, और अमेरिका ने इतने बड़े हमले कर दिए और पाकिस्तान के मुंह से कुछ नहीं निकला, केवल बोला कि हम तो निंदा करते हैं, और कुछ नहीं किया, निंदा ही करके रह गया। वो एक अलग विषय। नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग उन है उत्तर कोरिया वाला, वो जापान को साउथ कोरिया को मारने की धमकी देता है कि मैं इन दोनों देशों के ऊपर मिसाइलें गिरा दूंगा। इन दोनों की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की है। तो अमेरिका चाहता है कि ये विवाद ना बढ़े, तो इसलिए वो साइलेंट रहता है। आपने देखा होगा कि कोई ना कोई जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो वो एक दो अपने साथ में ऐसे बाउंसर लेकर चलता है। मतलब रसिया के जो पुतिन है, वो पुतिन डायरेक्ट अमेरिका के साथ फाइट ना करते हुए वो इसे उबार देते हैं, देख ले बेटा, और वो हल्ला मचा देता है।
उसके पास परमाणु बम भी है, उसके पास सब चीज़ है, पर उससे कोई भिड़ना नहीं चाहता क्योंकि संकी है ना वो जो उसके देश में गए हैं। मेरे कुछ यूट्यूबर दोस्त हैं जो वहाँ पे गए हैं, मतलब उन्होंने विजिट किया है। वहाँ पे ना तो नेट है, ना कोई वैसी सुविधाएं हैं, और मतलब पूरी की पूरी अगर उसके हिसाब से बाल नहीं कटाए तो वो मार डालेगा। न्यूनतम सज़ा फांसी की है, ये मान लो। अब वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और वहाँ पे आप उनका नाम नहीं ले सकते। वो बहुत अलग, कोई अलग विषय होगा, मैं अलग से एक वीडियो सेपरेट बना दूँगा। लेकिन ये बात देखने के लिए मिली कि अब जैसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अभी एक समिट होने वाली थी, उसका जॉइंट सेशन आने वाला था। उसमें क्या किया है पाकिस्तान ने, जो बलूचिस्तान के अंदर जब ट्रेन हाईजैक हो गया था, ये जो आतंकी विवाद हमले हुए ना, इन हमले उन्होंने तो जगह दी है, लेकिन उसने भारत के जो पहलगाम अटैक हुआ है, जो पाकिस्तान ने कराया था आतंकवादियों को, उसमें कहीं नहीं जगह दी। तो इसीलिए उनका जॉइंट जो स्टेटमेंट आता था वो नहीं आया। जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उसने जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन करने से स्पष्ट मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करने का जॉइंट स्टेटमेंट पे। बोले यार हमारे यहाँ पे इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, पूरे विश्व को पता है, और तुमने शंघाई कॉरपोरेशन ऑफिस में दिया नहीं। भाई ये अच्छा भी तो जॉइंट स्टेटमेंट देंगे जब हमारे देश की बात रखो। आपने पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तो मांग रख दी, और बलूचिस्तान में ये बोल दिया कि इसमें भारत कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है अंदरूनी तरह से, लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान ने किया उसको नहीं किया। तो इसलिए जॉइंट स्टेटमेंट हमारे यहाँ से नहीं दिया गया। मतलब हमारे ये अजीत डोभाल जी देखो, इनका एक गेम ऐसा फंसाएंगे, ये गोटी उलझ के रह जाएंगे। अब पूरी कंक्लूजन पर, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आता हूँ। आज शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली, कल हो सकता है बाजार गिरे। FII के जो आंकड़े अगर इंडेक्स वाइज देखोगे आप तो बिकवाली के नहीं हैं, ऑल ओवर खरीदारी के ही हैं। थोड़े से कल जरूर बिकवाली के आंकड़े थे 2300 करोड़ के, लेकिन वो इतना कोई खास बिकवाली नहीं है। आज लगभग 25,200 के ऊपर जब बाज़ार निकला, उसके बाद से तो बाज़ार ने वन वे रैली देखने के लिए मिली, क्योंकि जो पुट कॉल रेशो है वो काफ़ी अंडर वैल्यू था। तो इसीलिए आज मंथली एक्सपायरी थी तो देखने के लिए मिला कि भाई रॉकेट होना था। PB फेंटेक में 45 लाख शेयरों के आज सौदे होने थे, बल्क डील होनी थी, वो भी सामने आई, और बाज़ार पूरा का पूरा वन वे रैली की तरफ चल दिया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी साथियों, इसलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।